बातचीत बंद कर दीजिए आपस में। डी एंड एफ ब्लॉक में नेक्स्ट है अपना टॉपिक एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक लेंथेनॉइड सीरीज है और एक एक्टिनॉइड सीरीज है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज की कुछ बेसिक बातें तो अपन पहले से कर चुके हैं कि लेंथेनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो लेंथेनम के बाद में स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसको नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज। उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, उसको हम फोलेट सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो किसके अंदर एंटर होता है, फोलेट ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है, तो उसको फोलेट सीरीज भी कहा जाता है। ओके, और लेंथेनॉइड सीरीज में टोटल एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में डी ब्लॉक में देख चुके थे। अब एक बात यहाँ पे नई जो बात जो एनसीईआरटी में लिखी गई है बार बार कि लेंथेनम जो है वो लेंथेनॉइड का मेंबर नहीं है। लेंथेनम जो है वो लेंथेनॉइड का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेंथेनम की जो स्टडी करेंगे ना वो लेंथेनॉइड्स के साथ करेंगे। तो लेंथेनम जो होता है वो लेंथेनॉइड नहीं होता है, लेकिन लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण है वो लेंथेनॉइड जैसे ही है, इसलिए लेंथेनम की जो स्टडी की जाती है वो लेंथेनॉइड के साथ की जाती है। ओके, तो ये आपको स्टार्टिंग में जो एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दे रखा है, उस इंट्रोडक्शन में ये बात रखी है कि लेंथेनम की जो स्टडी होती है वो किसकी अलग होती है, लेंथेनॉइड की अलग होती है ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बात स्टार्टिंग में लिखी रही है। और लेंथेनॉइड की अगर अपन बात करें तो लेंथेनॉइड में टोटल एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो टोटल यहाँ 14 एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट का अलग अलग बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स को एलन से बता देते हैं। तो कहीं पर भी अगर एलन सिंबल लिखा है ना तो समझ जाना किसकी बात चलती है, लेंथेनॉइड की बात चलती है। और लेंथेनॉइड के साथ ही लेंथेनम की स्टडी की जाती है, क्योंकि लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो लेंथेनॉइड से काफी मिलती है। ओके, फिर यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में एक और बात लिखी हुई है कि लेंथेनॉइड की जो स्टडी है वो बहुत स्मूथ है, बहुत आसान है। लेंथेनॉइड की स्टडी जो है वो काफी आसान है कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। लेंथेनॉइड की एक ही मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना हमारे जेईई एग्जाम के हिसाब से वो बस ये एक कि लेंथेनॉइड की एक ही मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो हमेशा वो कहीं पर भी होंगे ना तो वो किस में जाना चाहेंगे, +3 में जाना चाहेंगे। ओके, ये बात आज बार बार आने वाली है कि लेंथेनॉइड की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3। फिर एनसीईआरटी में यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में नीचे अगर आप पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में नीचे लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड की स्टडी तो बहुत आसान है, लेकिन एक्टिनॉइड की जो स्टडीज है ना, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनकी स्टडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक्टिनॉइड की स्टडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, ज्यादातर एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो ज्यादातर एक्टिनॉइड्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी स्टडी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि एक्टिनॉइड की जो स्टडी होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे आर रेडियो एक्टिव। ओके, एक काम करो, वो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट।
क्लियर? तो ये बातें लिखी भी हैं, उसमें थर्ड लाइन जो है उसको अंडरलाइन कर दो। बिकॉज lanthanum closely resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of the lanthanoid for which the general symbol Ln is often used. Okay? ऐसे सिमिलरली एक्टिनोइड्स के लिए कि सिमिलरली ऐसे एक्टिनियम है कि एक्टिनियम जो है वो एक्टिनोइड नहीं है, एक्टिनियम के बाद में एक्टिनोइड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिनियम एक्टिनोइड्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक्टिनियम की जो स्टडी होती है वो किसके साथ की जाती है? एक्टिनोइड्स के साथ की जाती है, क्योंकि एक्टिनियम की जो हरकतें हैं वो किसकी जैसी है? एक्टिनोइड जैसी। ओके, फिर नेक्स्ट आप आ जाइए आगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8.5.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का बहुत खतरनाक है, इस पे सवाल बन जाएगा तो अपन फंस जाएंगे। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक काम करो, एक टेबल पे आओ, टेबल 8.9 एक पेज आगे मिलेगी आपको, टेबल 8.9। टेबल 8.9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है लैंथेनोइड्स का। वो एक तो वो एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और जब वो अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में हो तो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। लेकिन सबसे पहले उनका सिंपल एलिमेंटल फॉर्म वाला देखते हैं। तो सबसे पहले तो लैंथेनम है, लैंथेनम में तो कोई डाउट ही नहीं, लैंथेनम हमें पता ही है कि वो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका होता है 5d1 6s2। ओके, अब उसके नीचे आप सीरियम, सीरियम ये एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो जाता है, लैंथेनोइड से यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, और पहला लैंथेनोइड है सीरियम। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है, क्या है? 4f1 5d1 6s2। सिंपल, समझ में आता है? ये 4f1 क्यों हुआ? क्योंकि ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, तो इसमें एफ में तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f1 5d1 6s2। लेकिन आप नेक्स्ट लैंथेनोइड में आओ, पीआर में आओ, तो पीआर में अभी देखो आप यहाँ पे 4f2 नहीं है, ये क्या हो चुका है? 4f3 6s2। ठीक है, अब फिर आप आगे देखो, पीआर में 4f3 6s2, एनडी में 4f14 6s2, पीएम में 4f5 6s2, एसएम में 4f6 6s2। अभी तो रेगुलर चल रहा है। ईयू 4f7 6s2 चल रहा है रेगुलर, कि पहले की इरेगुलरिटीज बीच में कहां पे आई? सीरियम से नेक्स्ट पीआर में एकदम से इरेगुलरिटी आ गई कि पीआर जो है वो नेक्स्ट लैंथेनोइड है, ठीक है, लैंथेनोइड का सेकंड एलिमेंट है, तो वो 4f2 होना चाहिए, लेकिन 4f2 नहीं है, वो क्या है? 4f3 है। ओके, लेकिन पीआर के बाद फिर वापस कंटिन्यूस हो गया, मतलब कि पीआर से कंटिन्यू हो रहा है 4f3 f4 f5 f6 f7। लेकिन गैडोलिनियम में देखो, जीडी में वापस यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, अब ईयू तक 4f7 है, तो फिर इसका क्या होना चाहिए? 4f8 होना चाहिए, लेकिन इसका 4f8 नहीं, इसका क्या है? 4f7 5d1 6s2। तो लैंथेनोइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आ गया ना, अपन बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रेगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन बातें अपन यहाँ से उठा दें, और ज्यादातर एग्जाम में कॉमन बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि एग्जाम वाले भी जानते हैं कि इनको रटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो आपसे कॉमन बातें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहली कॉमन बात में यहाँ पे ये देखो कि भले ही उनके 4f में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, सब में क्या है? 6s2 है, सब में क्या है? 6s2 है, सभी 6s2 है कि नहीं है? ओके, तो सभी के सभी 6s2 है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम में जो कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है ना, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो सीरियम है, फिर एक गैडोलिनियम है। गैडोलिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब एपीएमटी दिया था 2014 में, उस समय ये सवाल आया था, ठीक है, जीडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको लगेगा कि ये ना बीच में आ रहा है तो ये 4f8 होना चाहिए, लेकिन ये 4f8 नहीं होता है, ये 4f7 5d1 6s2 होता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट है लुटीशियम, लुटीशियम 4f14 5d1 6s2। इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए ना, 4f सीरीज का जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2 होगा कि नहीं होगा?
कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f 1 to 14 और n-1 d 0 to 1 d या तो 0 होगा या तो d 1 होगा और d 3 का भी 1 है। कहां पे सीरियम ल्यूटीशियम और गैडोलिनियम। ओके और NH2 तो सब में ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कई बार इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। मैंने 2014 में AIMT में जब सवाल आया था तो मुझे गैडोलिनियम का याद नहीं था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मुझे ये पता है कि गैडोलिनियम जो था वो लैंथोनाइड्स में आता था, मुझे ये ज्ञान था। और फिर मुझे जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता था, मैंने इससे कर लिया। कि एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए थे ना, उन्होंने एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए कि गैडोलिनियम का जो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया था ना, तो 4 ऑप्शन दिए थे। किसी में वो D2 कह रहे थे, किसी में वो D3 कह रहे थे, किसी में वो D4 कह रहे थे और एक में D1 था। ठीक है, तो ये तो साफ पता चलता है। ठीक है, F में भी उन्होंने बताया थे, लेकिन F से तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्होंने D में अलग अलग इलेक्ट्रॉन दे दिए, उससे साफ पता चल गया कि भाई लैंथोनाइड्स में तो कभी D1 से ज्यादा जाते ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स D1 होगा और ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो आंसर हो जाएगा ये। आया समझ में? साथ में 4F भी दिए थे, लेकिन 4F मुझे याद नहीं था कि इसके 4F में कितने आते हैं। तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर थोड़ा सोचने लायक है तो सोच लेना, आ जाएगा। बाकी किस्मत अगर खोटी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बीच में उससे उठा के किसी का पूछ लिया तो फंस जाएगा। चलिए, फिर आप इनकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 वाली, इसका भी इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया है 3rd कॉलम में। वो बिल्कुल रेगुलर है, वो बिल्कुल रेगुलर है, उसमें कोई अपवाद नहीं है। लैंथेनम F0 सही बात है, लैंथेनम जो होगा वो F0 ही होगा, क्योंकि लैंथेनम जो है वो D ब्लॉक का है, तो उसके तो F में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। लेकिन बाकी देखो सीरियम, जैसे लैंथेनाइड स्टार्ट होते हैं, सीरियम Ce Pr Nd Pm Sm, इन सब में रेगुलर 1 2 3 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 बिल्कुल रेगुलर है, कोई बीच में एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर हम जब लैंथोनाइड जब +3 में जाते हैं ना, तो उनके 6s में से और 5t में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसमें बचते हैं? 4f में बचते हैं। तो 4f में जो फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बिल्कुल रेगुलर होंगे। ठीक है, अगर आप लैंथोनाइड के पहले मेंबर हो तो 4f1 होगा, सेकंड मेंबर हो तो 4f2 होगा, थर्ड मेंबर हो तो 4f3 होगा, फोर्थ हो तो f4 हो जाएगा, 5 हो तो f5 हो जाएगा। ओके, तो अगर ये +3 में होते हैं ना, तो इनका जो इनकी जो F पे फिलिंग है वो बिल्कुल रेगुलर है। जिस मेंबर का एलिमेंट है उतना ही उसमें फिलिंग है, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है। समझे? हाँ या ना? तो जब ये +3 में होते हैं उस समय इनमें कोई अपवाद नहीं है। चलिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी बातें कर ली। ठीक है, अगर सवाल आएगा तो अगर सोचने लायक होगा, ज्यादातर उम्मीद यही है कि एग्जाम वाले सोचने लायक ही देते हैं कि बच्चा सोच ले, सोचने लायक होगा तो फिर अपन कर लेंगे। क्योंकि अपन ने इसमें से जो कॉमन बातें थी वो उठा दी। एक तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन और एक 3 एलिमेंट का याद रख लो, सीरियम ल्यूटीशियम और गैडोलिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट है GD गैडोलिनियम। ओके, और फिर ये जब +3 में होते हैं तो उस समय इनका कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर होता है। चलिए, अब वापस पीछे आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं वो अपन उस टेबल में देख ली है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 4th लाइन मिलेगी, मिली 4th लाइन, उसको इंपॉर्टेंट टिक लगा दो। फोर्थ लाइन, अच्छा ये 3rd लाइन से स्टार्ट है, 3rd लाइन से अंडरलाइन कर दो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द ट्राइपॉजिटिव। अब देखो ट्राइपॉजिटिव आयन लिख के ब्रैकेट में क्या लिखा है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल दी लैंथोनाइड्स। इस लैंथोनाइड का जो मुख्य आधार है वो आधार यही है कि लैंथोनाइड की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। The most stable oxidation state of the lanthanides are of the from 4F and 1 to 14. ओके, ये अपन स्टेबल में देख लिया ना कि जब ये +3 में होते हैं, अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, उस समय उनका जो 4F होता है बिल्कुल रेगुलर होता है, रेगुलरिटी फेल होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे आ जाइए, एटॉमिक साइजेस और आयनिक साइजेस के बारे में बातें लिखी हुई। अपन नहीं पढ़ साइज में जो लिखा वो नहीं पढ़ेंगे, सीधा ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ देखो,
इनकी जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज उनको कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है एटॉमिक साइज को, क्योंकि एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन ये जो आयनिक साइज है, कि जब सारे के सारे लैंथोनाइड सब +3 में चले जाते हैं तो उस समय इनकी आयनिक साइज को +3 आयन की साइज को कंपेयर करना बहुत आसान है। कि वो कंपैरिजन क्या है कि जब हम अलोंग द सीरीज चलेंगे ना तो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देख लो वो ग्राफ दे रखा है कि जब सारे के सारे जब ये आयन्स +3 में होते हैं तो इनकी जो ये +3 वाली जो साइज है वो रेगुलरली क्या होती जाती है, अलोंग द सीरीज कम होती जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। यहां पे इन्होंने एटॉमिक साइज का ग्राफ नहीं दिया है, इन्होंने किसका ग्राफ दिया, आयनिक साइज का। जब ये +3 में होंगे ना उस समय का ग्राफ दिया, तो वो ग्राफ बिल्कुल रेगुलर है और ये हमारे काम का है। और इसमें सवाल खूब बनते हैं, खूब सवाल बनते हैं कि जब ये +3 में होते हैं तो इनकी साइज रेगुलरली डिक्रीज होती जाती है। ओके, और फिर यहाँ पे पास में इन्होंने वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बातें करी है कि अब उस बात को इन्होंने समझाया है कि जब ये +3 में होते हैं तो इनकी साइज रेगुलरली कम होती जा रही है, रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब आप अलोंग द सीरीज चलोगे तो इनकी एक 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और 4f के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो हम जानते हैं कि 4f के जो शिल्डिंग पावर होती है, f के इलेक्ट्रॉन की जो शिल्डिंग पावर होती है वो क्या होती है, बहुत बेकार होती है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज चलते जाते हैं f के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और f की शिल्डिंग पावर बेकार है, पुअर है। इस कारण से न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस अच्छी तरीके से आउटर शेल को खींचेगा, इससे साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, ये इन्होंने साइड में समझाया है कि जैसे जैसे f के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शिल्डिंग बेकार होती जाएगी, पुअर होती जाएगी, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर? और 4f की पुअर शिल्डिंग को ही हम एक नाम देते हैं और वो नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पता था? ठीक है, तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन ने वहां पे देखा ना डी ब्लॉक में कि 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता था। तो यहाँ पे भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है कि जब आप अलोंग द सीरीज चलते जा रहे हो तो इनकी साइज कम होती जा रही है, ये रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अलोंग द सीरीज चलने पे f पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और f की शिल्डिंग पावर बहुत बेकार है। इस कारण से न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा आउटर तक। तो आउटर शेल तक वो फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो शेल क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, तो साइज कम होती जाएगी। ओके, चल ये बहुत सी सिंपल सी बातें हैं, ये भी हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। एफ ब्लॉक तो रिलेटिवली डी ब्लॉक से काफी आसान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पैराग्राफ खतरनाक है, ये खतरनाक है। सवाल अगर बनेगा ना एफ ब्लॉक में से, लेंथेनॉइड में से सवाल बनेगा ना इसी पैराग्राफ में से बनेगा। खतरनाक पैराग्राफ है ये, कोई डाउट? हाँ बोलो। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव मतलब कि जैसे आगे चले 4F2। हाँ देखो 4F1 मतलब कि आप 4F1 हो, ठीक है, तो आपके F में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिल्डिंग करेगा, लेकिन इतनी अच्छी शिल्डिंग नहीं करेगा। क्यों? F का है, और F के इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से शिल्डिंग नहीं करते, उनकी पुअर शिल्डिंग होती है। ओके, तो इस कारण से न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट होगा वो आउटर शेल पे बढ़ता जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप 4F2 में जाओगे, आप देखो एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब शिल्डिंग नया इलेक्ट्रॉन तो लगाएगा, लेकिन जो पहले वाला था वो भी लगाएगा। कि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन था मतलब कि उसकी भी पुअर शिल्डिंग काउंट होगी, और नया इलेक्ट्रॉन आया उसकी भी पुअर शिल्डिंग काउंट होगी। तो आप देखो, आप जब अलोंग द सीरीज चले तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हुआ और 4F में इलेक्ट्रॉन भी बढ़े। ठीक है, अब जो नया इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, ठीक है, उससे भी पुअर शिल्डिंग लगेगी, और जो पहले था उसकी भी पुअर शिल्डिंग, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, पुअर शिल्डिंग लगाएंगे, बेकार शिल्डिंग लगाएंगे, तो न्यूक्लियस का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ओके, इस चीज को कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन और बाद वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके पुअर शिल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट और इंक्रीज हो जाएगा, साइज और कम हो जाएगी।
नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये बहुत काम का है, लेकिन इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। बस इस पैराग्राफ का मुख्य आधार यही है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। इन द लैंथेनॉइड्स lanthanum +3 and Ln +3 compounds are predominant species. However, occasionally +2 and +4 ions in the solution or in solid compounds are also obtained. हाँ, लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लेकिन फिर भी कभी-कभी ये +2 और +4 में भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इनके कोई एक्वस आयन +2 +4 में मिल जाते हैं, इनके कोई सॉलिड जिसमें ये +2 +4 में मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ कहो। हाँ लैंथेनम +3। अच्छा, यहाँ पे पहली लाइन में L लिखा हुआ है, L इज लैंथेनम +3, और बाद में Ln लिखा हुआ है, वो लैंथेनॉइड्स भी +3। ओके, लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। किसी के अगर +2 लिखा है तो वो काट दो। तो लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन कभी-कभी ये +2 और +4 में भी मिल जाते हैं, और उसका भी रीजन समझाया है कि ये +2 और +4 में कभी-कभी ये चले जाते हैं। उनका कारण क्या है? तो उनका कारण इन्होंने लिखा है, द इररेगुलरिटीज अराइजेस मेनली फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। कभी-कभी क्या होता है कि ये लालच में आ जाते हैं, ठीक है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के लालच में आ जाते हैं, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी के लालच में आ जाते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लालच में आ जाते हैं। तो कभी-कभी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, या फुल फिल्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये कभी-कभी +2 और +4 में चले जाते हैं। लेकिन फाइनली इनकी मोस्ट स्टेबल तो क्या है? +3 है, लेकिन कभी-कभी इनको लालच आ जाता है हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का, तो ये +2 और +4 में मूव कर जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, और ये रीजन ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि लैंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लेकिन फिर भी कभी-कभी वो +2 एंड +4 में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को अंडरलाइन कर दो। अब यहां से जो ना अगली लाइन जो स्टार्ट हो रही है, ये जो फिफ्थ लाइन आगे से स्टार्ट हो रही है, ये बहुत काम की लिखी है। एडवांस में जेईई एडवांस का सवाल बनेगा ना, तो इस लाइन से बनेगा, द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि सीरियम एक लैंथेनॉइड है, तो आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है? +3 है, लेकिन फिर भी सीरियम हमें किसमें मिलता है? +4 में मिलता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए कभी-कभी ये किसमें चला जाता है? +4 में चला जाता है। अब आप एक बात समझना, वो +4 में चला तो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लालच में आके, कि उसको लगा कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई मुझे आयोनाइज कर रहा है, ठीक है, तो मैं +3 में क्यों जाऊं? +4 में चला जाऊं। कोई मुझे आयोनाइज कर रहा है, तो मैं पूरा +4 में चला जाऊं, तो मेरा फायदा हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये चला तो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, +4 में चला तो जाएगा, लेकिन फाइनली फिर यहाँ पे पहुंच के सोचेगा, अरे ये क्या हो गया कि मेरी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, ठीक है, तो मेरी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, और मैं आ गया +4 में, तो इसलिए ये +4 में लालच में आ गया, ठीक है, तो लालच में आ तो गया है, लेकिन फाइनली अब ये तड़पेगा +3 में जाने के लिए, तो इसलिए भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सीरियम +4 जो होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये मरेगा, तड़पेगा +3 में जाने के लिए, इसलिए ये सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस। तो सीरियम +4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड लिखे, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब समझते हो? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है
कि सीरियम प्लस 4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कि ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन पानी को ऑक्सीडाइज तो कर सकता है, थर्मोडायनामिकली ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है, लेकिन इतना आसानी से कर नहीं पाता क्योंकि पानी को ऑक्सीडाइज करने की जो इसकी स्पीड होती है ना, जो काइनेटिक्स होती है, वो बहुत स्लो होती है। ये आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम प्लस 4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन प्लस 3 स्टेट एंड द E नॉट वैल्यू ऑफ द सीरियम प्लस 4 टू सीरियम प्लस 3 इज 1.74। कि सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3 में जाने की जो E नॉट की वैल्यू है वो 1.74 है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। E नॉट 1 से ऊपर चला गया आपका, 1 से ऊपर क्या 1.5 से ऊपर, 1.5 से ऊपर है, तो आप तो भयंकर ऑक्सीडेंट हो, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कि जैसे अगर अपन E नॉट की अगर बात करें, एनसीईआरटी में जो E नॉट की वैल्यू चली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो टेबल है, ठीक है, तो 1.73 तो एमिडोफोर्डोनेस की भी नहीं होती, 1.73 तो एमिडोफोर्डोनेस की रिड्यूस होने की E नॉट की वैल्यू नहीं है, इतनी E नॉट की वैल्यू सीरियम प्लस 4 की है। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो टेबल है ECS वाली, उसमें जो E नॉट देखें तो उन E नॉट से अगर अपन तुलना करें, इसका E नॉट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके E नॉट की वैल्यू जो है वो एमिडोफोर्डोनेस से भी ज्यादा है। तो सीरियम प्लस 4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये चीजों को कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस, ओके। अब फिर इन्होंने आगे यहाँ पे लिखा है, किसकी, सीरियम की 1.61 दी है, ओके, ठीक है, मतलब कि काफी हाई वैल्यू है, लेकिन ज्यादा से ये 1.74। तो अब फाइनली बात ये ध्यान रखनी है कि सीरियम प्लस 4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन्होंने आगे लिखा है विच सजेस्ट, इसका इतना हाई पॉजिटिव E नॉट, हाईली पॉजिटिव E नॉट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाउएवर द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, ये पानी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता तो है, लेकिन इतना आसानी से ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पानी का ऑक्सीडाइज करने की जो रिएक्टिविटी है, जो इसकी रेट है, वो बहुत कम है, तो इस कारण से इतना आसानी से ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है, थर्मोडायनामिकली पानी को ऑक्सीडाइज करने का इसके पास पावर है, लेकिन काइनेटिकली बहुत स्लो है, इसलिए इतना आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इस कारण से अब एनसीईआरटी में लिखा है, अंडरलाइन करो, इस कारण से सीरियम प्लस 4 क्या है, हेंस सीरियम प्लस 4 इज अ गुड एनालिटिक एजेंट, सीरियम प्लस 4 इज गुड एनालिटिक रीएजेंट। अब ये एनालिटिक रीएजेंट क्या होते हैं, इसका मतलब समझे, सीरियम प्लस 4 इज गुड एनालिटिक रीएजेंट, इसका मतलब क्या है, टाइट्रेशन, ये बात जुड़ी हुई टाइट्रेशन से। जैसे लैब में अगर आपको किसी ना कंपाउंड को एस्टिमेट करना है रेडॉक्स रिएक्शन से, तो आप किससे एस्टिमेट करते हो? जैसे मान लीजिए कि लैब में आपके पास FeSO4 है और आपको कहा गया है कि आप FeSO4 को एस्टिमेट करो कि ये कितना है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप क्या करते हो, उसका रेडॉक्स टाइट्रेशन कराते हो। वो रेडॉक्स टाइट्रेशन आप किसके साथ कराते हो, आप KNO4 के साथ कराते हो, आप K2ClO4 के साथ कराते हो ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि सीरियम प्लस 4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ठीक है, कि आप इसको एनालिटिकल एजेंट में भी ले सकते हो, किसी को एनालाइज करने में, किसी को पता लगाने में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे KNO4 K2ClO4 लिए जाते हैं ना, उसकी जगह आप सीरियम प्लस 4 भी ले सकते हो, ओके। कि सीरियम प्लस 4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ये चीजों को बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये एक एनालिटिक एजेंट है, एनालिसिस करने में, एस्टिमेट करने में काम आता है, ठीक है। तो इधर ब्रैकेट में लिख लो इन रिडॉक्स टाइट्रेशन।
अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये अभी तक अपन ने सीखा नहीं। रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला जो कंसेप्ट है सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है। पूरी इनऑर्गेनिक हो जाएगी ना, सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक हो जाएगा ना, पूरा ये रिडॉक्स टाइट्रेशन का कंसेप्ट आपको लास्ट में सिखाएंगे, क्योंकि उसमें पूरी इनऑर्गेनिक लगती है, इसलिए उसको आखिरी में पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कूलों में क्या करते हैं, 11वीं में पढ़ा देते हैं, 11वीं में पढ़ा देते हैं। स्कूल वाले बहुत ज्यादा समझदार है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होशियार है, वो 11वीं में पढ़ा देते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में नॉर्मेलिटी पढ़ाती होगी 11th में नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट पढ़ा दिया होगा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला भी नहीं बताया, एक ही फॉर्मूला नहीं बताया नॉर्मेलिटी का। हाँ, नॉर्मेलिटी होती है, कुछ होती है, क्या होती है पता नहीं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसा कहा होगा। तो वो नॉर्मेलिटी वाला जो कंसेप्ट है, जो रिडॉक्स टाइट्रेशन कंसेप्ट, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे तभी समझ में आएंगे। लेकिन वहां पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप वहां पे सवाल करोगे ना, शीटें करोगे ना, तो शीटों में केमनोफोर के साथ किसी का टाइट्रेशन करा रहे हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो केमनोफोर में तो बच्चा सोच लेता है कि यहाँ पे जो टाइट्रेशन की रिएक्शन होगी वो क्या होगी, केमनोफोर किसी का ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, और वो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा वो भी बच्चा सोच लेगा, क्योंकि पढ़ा के रखा है। एसिडिक मीडियम Mn+2, स्लाइटली बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम MnO2, हाईली बेसिक मीडियम तो MnO4-2। ओके, डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर इसमें जाएगा +3 में। ओके, तो ये तो बच्चा सोच लेता है। लेकिन आप जब रिडॉक्स टाइट्रेशन की शीट करोगे ना, तो वहां पे कभी कभी आपको Cerium+4 के भी सॉल्ट मिलेंगे, आपको Cerium+4 के सॉल्ट भी मिलेंगे। वहां पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है, ठीक है, जो शीट होती है उसमें लिखा आता है कि क्वेश्चन में कि Cerium+4 हमने यूज करना है एक टाइट्रेशन के लिए, हम Cerium+4 लेके किसी को एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे Fe4 को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और आपको दे देंगे कि इतना खर्च हुआ, तो Cerium+4 की कंसंट्रेशन पहले इतनी थी, अब कंसंट्रेशन इतनी होगी, तो पता लगाओ कि अगर ये इतना खर्च हुआ है तो वहां पे Fe4 कितना है उसको एस्टिमेट करो। ऐसा क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन वहां पे कोई रीजन नहीं दी जाएगी, तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि सीरियम जाएगा किसमें। अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस किसमें जाएगा, तो बच्चा सोच नहीं पाता है। वो बात यहाँ पे लिखी, तो सीरियम तो एक लेंथेनॉइड है, सीरियम एक लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अगर ये सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो खुद रिड्यूस होकर किसमें जाएगा, +3 में जाएगा। ओके, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही क्लिक होना चाहिए कि भले ही रिएक्शन नहीं दे रही है, सीरियम यहाँ पे पहले +4 में, तो रिएक्शन होने के बाद किसमें चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जो रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आता है, खूब अच्छे तरीके से वो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी जेईई एडवांस वाले क्या करते हैं, सीरियम के सवाल बना देते हैं, और सीरियम की अगर ये बात अगर किसी को नहीं पता ना तो वो बच्चा फंस जाएगा। भले उसको कंसेप्ट कितने भी अच्छे आते हो, उसको ये बात नहीं पता कि सीरियम रिड्यूस होकर किसमें जाएगा, तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहानी बस इतनी ही कि सीरियम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर जाएगा +3। ओके, फिर आगे इन्होंने और चर्चा करी, और चर्चा क्या करी, PR, ND, TP, DY also exhibit +4 state but only in oxides। ये केवल ऑक्साइड्स में +4 में रहते हैं। यूरोपियम Eu+2 is formed by losing the 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। इसको अंडरलाइन कर दो। जो यूरोपियम होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों, इसको +2 की लालच क्यों आ रही है, आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, तो आप +2 क्यों शो कर रहे हो, तो उसका रीजन है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, कि कभी कभी ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए 4x7 बनाने के लिए ये किस में चला जाता है, +2 में चला जाता है। ओके, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि क्वेश्चन आपको जो डी एंड एफ की शीट मिली ना उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि यूरोपियम जो होता है, EU जो होता है कभी कभी +2 में चला जाता है, उसका रीजन क्या है, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो उसका रीजन है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ओके, Cerium+4 के लिए था रीजन कि Cerium+4 में क्यों जाता है, ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यूरोपियम +2 में क्यों जाता है, ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी।
अब देखो उसके बाद उन्होंने फिर आगे लिखा है कि यूरोपियन लालच में चला तो गया +2 में, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की लालच में वो चला तो गया, लेकिन फाइनली है तो लैंथेनॉइड्स, तो फाइनली इसको आना किस में, +3 में आना। तो इसलिए वो +2 से अब +2 से किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। इसलिए वो कैसा काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सामने वाले को करेगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो यही बात आगे लिखी हुई है। हाउएवर यूरोपियम +2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। ओके, एग्जाम में कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं, यूरोपियम +2 आप डायरेक्ट पूछ देंगे कि यूरोपियम +2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप ये बताओ, तो आपसे पूछ लेंगे। भले ही आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान रखो कि लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो ये किसमें जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा। तो अगर इसको +3 में जाना है तो खुद को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो ये कैसा काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आया समझ में। तो कभी कभी आपको इनके बिहेवियर पूछ लेंगे, तो भले ही बिहेवियर आपको रटे हुए नहीं है, एग्जाम में आप सोच सकते हो, ठीक है, कि यूरोपियम फाइनली +3 में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, सिमिलरली YP+2 विच हैज F14 कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिडक्टेंट। ऐसे ही YP जो होता है वो +2 शो करता है ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबिलिटी F14। कभी कभी ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी की लालच में आके, F14 की लालच में आके ये +2 में चला जाता है, लेकिन फाइनली ये कैसा काम करेगा, एक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि फाइनली आप हो तो एक लैंथेनॉइड्स, तो फाइनली आपको किसमें जाना होगा, +3 में। तो +3 में जाने के लिए सामने वाले को करेगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ओके, तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि YP होता है +2 ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबिलिटी, लेकिन फाइनली ये क्या है, एक रिडक्टेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर नेक्स्ट आगे लिखा है TB+4। TB+4 ये +4 क्यों शो करता है, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड f ऑर्बिटल, बट फाइनली ये क्या है, एक ऑक्सीडेंट है। क्योंकि आप +4 में चले तो गए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अब आप किस में जाना चाहोगे, अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाना चाहोगे, तो इसलिए सामने वाले को करोगे ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाओगे रिड्यूस, तो ये बन जाएगा एक ऑक्सीडेंट। ओके, फिर नेक्स्ट आगे लास्ट में लिखा हुआ है लाइन, आपकी लाइन लिखी हुई है, द बिहेवियर ऑफ सेमेडियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एक्सिबिट बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बात ध्यान रखना, सेमेडियम जो होता है, SM जो होता है, वो +2 एंड +3 दोनों शो करता है, लाइक Fe। सेमेडियम जो है वो Fe जैसा है, जैसे Fe जो होता है ना वो +2 और +3 दोनों करता है ना, तो सेमेडियम भी जो होता है ना वो क्या करता है, +2 और +3 दोनों करता है। ओके, जो आपको PDF में लिखे ना उसमें लिखा हुआ है कि सेमेडियम जो होता है +3 तो करता है, क्योंकि ये एक लैंथेनॉइड है तो +3 तो करेगा, लेकिन ये +2 भी करता है। अब +2 क्यों करता है, इसके +2 का कोई रीजन ही नहीं, पता नहीं ऐसे चला गया, खुशी खुशी में चला गया, ऐसे दूसरों का देख के चला गया कि भाई वो +2 में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी चला जाता हूं। अभी उनके जाने का रीजन था, उनको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही थी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही थी, तुम क्यों जा रहे हो, बस वो जा रहे हैं मैं भी चला जाऊं, ठीक है। ऐसे ही दूसरों को देख के, ठीक है, देखा देखी, तो देखा देखी वाला खेल। ओके, तो सेमेडियम जो होता है ये देखा देखी में +2 में चला जाता है, बस ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब जाना नहीं है फिर भी चले गए उनको देख के। ओके, कुछ बच्चे उधर ऐसे ही IIT कर ली, IIT का कोई मकसद था नहीं, लेकिन बस मेरे दोस्त कर रहे थे मैंने भी कर ली, और दोस्त नहीं निकल पाया ये निकल गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखा देखी में IIT कर लेते हैं, ठीक है, ये दोस्त कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है खुद का तो कोई मकसद ही नहीं था, लेकिन आपने देखा देखी में इतना पढ़ लिया कि आपका IIT में सिलेक्शन हो जाता है और दोस्त डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा तो गोल था फिर हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, चलिए भैया, तो ये पैराग्राफ खतरनाक था, बहुत सिखाने वाला था, इसकी बातें अपन ने कर ली। अब फिर उसके बाद आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, आपको जनरल बातें देखी हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, एंड टर्निश रैपिडली इन एयर।
अब ये चीज क्या है, टर्निश का मतलब क्या होता है? टर्निश का मतलब होता है चमक चली गई, ठीक है, कि मतलब कि मेटल्स की है ना खुद की एक चमक होती है, ठीक है, मेटल जो होते हैं शाइनिंग होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि लैंथेनाइट्स आर सिल्वरी व्हाइट, तो सिल्वरी व्हाइट है तो फिर उनकी एक चमक है, लेकिन जब इन लैंथेनाइट्स को हवा में रखा जाता है ना तो इनकी चमक जो होती है वो चली जाती है, ठीक है, खो जाती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्निश। आप क्यों हवा में रखने पे आप टर्निश क्यों हो गए, आपकी चमक चली गई फिर? क्योंकि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो हवा के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं, तो उनकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसलिए उनकी चमक चली जाती है, ठीक है, उनकी शाइनिंग लॉस हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है द हार्डनेस इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सैमेडियम बीइंग स्टिल हार्ड। ये बात ध्यान रखना कि हार्डनेस जो होती है वो एटॉमिक नंबर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सैमेडियम जो होता है वो स्टील जैसा हार्ड होता है, ठीक है, ये बात एग्जाम में पूछ लेंगे, सैमेडियम इज स्टिल हार्ड, उसकी हार्डनेस स्टील जैसी है। ओके, फिर आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है, उनको पढ़ने पड़ेंगे। अब सीधे आप आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से काम की है, तो पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट्स आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट, कि जो लैंथेनाइट के जो +3 वाले जो आयंस होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं, एक्वस में भी सॉलिड में भी। The color of these ions may be attributed to the presence of f electron, कि जो +3 वाले जो आयंस होते हैं कलरफुल क्यों होते हैं, तो कलर होने का रीजन क्या है, तो ये कलर होने का रीजन है क्योंकि इनके f के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब सुनना, जैसे अपन रीजन बताते थे डी ब्लॉक के लिए कि डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो अपन क्या कहते थे रीजन वहां पे क्या है, डी ट्रांजिशन, उनके अंदर डी ट्रांजिशन हो सकता है, इस कारण से वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे रीजन चलता है कि जो लैंथेनाइट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, क्यों, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, FF ट्रांजिशन हो सकता है, कि आपके F के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, FF ट्रांजिशन कर सकता है, तो इस कारण से आप क्या हो जाओगे, रंगीन हो जाओगे, आप कलरफुल हो जाओगे, कलरफुल हो हिंदी में रंगीन ही तो कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आगे बातें लिखी हैं कि neither lanthanum +3 nor lutetium +3 ions show any color, कि मतलब कि lanthanum +3 और lutetium +3 कोई कलर शो नहीं करते। सही बात है, कोई नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर F के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। भाई देखो, lanthanum +3 जो होता है, ध्यान देना, lanthanum +3 जो होता है वो 4s0 होता है, तो इसके पास F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर FF ट्रांजिशन भी नहीं होगा। लुटीशियम +3 की बात करें कि उसके पास F में इतने इलेक्ट्रॉन है कि F पूरा भर चुका है, F पूरा भर चुका है, तो अब पूरा भर चुका है तो भी FF ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लैंथेनाइट +3 और लुटीशियम +3 की अगर बात करें तो इनमें FF ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इस कारण से कलरफुल नहीं होते। एक के पास तो F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और एक के पास है तो इतने हैं कि पूरा भर चुका है, ठीक है, तो फाइनली ट्रांजिशन तो हो नहीं पाएगा। तो लैंथेनाइट +3 और लुटीशियम +3 इनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन बाकी सब जो लैंथेनाइट्स हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो ये अंडरलाइन कर दो, neither lanthanum +3 nor lutetium +3 ion shows any color but the rest do so. फिर इसके बाद आगे जो लिखा है, however the absorption bands are narrow probably because of the acceleration of within F level. अब यहां से आपको थोड़ा अजीब लगेगा, सर ये लाइन क्या है, absorption bands are narrow probably
बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन एफ लेवल। ये चीज क्या है? ये बेसिकली एफ ट्रांजिशन बता रहे हैं। ये एफ ट्रांजिशन इन्होंने डायरेक्ट लिखा नहीं, ये जो लिखने का मतलब है ना वो एफ ट्रांजिशन ही है। ओके, अब यहाँ पे और आगे सुनिए, लैंथेनॉइड आयंस अदर देन, अंडरलाइन करते रहना, लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 टाइप, lanthanum +3, cerium +4 and F14 type, Yb+2 and lutetium +3 are all paramagnetic। मतलब कि इन 4 आयन को छोड़ के बाकी सारे लैंथेनॉइड के आयंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और उसमें भी खतरनाक बात, द पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन नियोडीमियम। क्या बात करते हैं? किसी एनसीईआरटी में लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा, तो नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, वरना पीडीएफ जो मिली उसमें लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन नियोडीमियम। जो नियोडीमियम में होता है उसमें पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो मैक्सिमम मिलता है, अधिकतम मिलता है। ओके, तो लैंथेनम +3, वापस सुनना, लैंथेनम +3 सीरियम +4, लैंथेनम +3 सीरियम +4 ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते क्योंकि ये F0 है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए पैरामैग्नेटिक नहीं है। Yb+2 और लुटीशियम +3 ये F14 है, तो सभी पेयर्ड हो चुके हैं, तो भी ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो इन 4 को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और पैरामैग्नेटिक में भी सबसे मैक्सिमम कौन है? नियोडीमियम। ठीक है, तो ये पैराग्राफ थोड़ा काम का था, कलर की बातें करी थी और पैरामैग्नेटिज्म की बातें करी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है वो कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर उसका अगला जो नेक्स्ट दे रखा है उसमें आ जाओ। इन देयर केमिकल बिहेवियर, मिला? इन देयर केमिकल बिहेवियर द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव एंड सिमिलर टू कैल्शियम। कि लैंथेनॉइड्स के जो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और किसके जैसे होते हैं? कैल्शियम जैसे होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम जैसी होती है। बट विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक विद एल्यूमिनियम। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो इनका बिहेवियर किसके जैसा होता जाएगा? एल्यूमिनियम जैसा होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि एग्जाम में जो स्टेटमेंट वाले ऑप्शन आते हैं ना उस पर ऐसा ऑप्शन डाल देंगे कि अर्लियर मेंबर्स जो होते हैं वो कैल्शियम जैसे होते हैं और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इनका बिहेवियर किसके जैसा होता जाता है? एल्यूमिनियम जैसा होता जाता है। तो ये ध्यान रखना। ओके, फिर अब आप आ जाइए अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम मिलेगा, बीच में ऐसा लग रहा है कि एक सूरज है, सूरज से किरणें निकल रही है। मिला ऐसा डायग्राम? तो वो सूरज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सूरज लैंथेनॉइड्स का है। ठीक है, और उससे जो किरणें निकल रही है वो लैंथेनॉइड्स कौन कौन सी रिएक्शंस करते हैं? वो किरणें निकल रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, और इनकी रटने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सोच सकते हैं क्योंकि लैंथेनॉइड फाइनली क्या है? मेटल्स है। तो आप देखो लैंथेनॉइड्स के अंदर कोई एसिड मिलाओगे तो क्या होगा? मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन होगी और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लैंथेनॉइड के अंदर कोई हैलोजन मिलाओगे तो लैंथेनॉइड और हैलोजन रिएक्शन करके क्या बना देंगे? हैलाइड्स बना देंगे। और यहाँ पे हैलाइड कौन सा बनेगा? ट्राई हैलाइड, क्योंकि लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, इसलिए यहाँ पे हैलाइड कौन सा बनेगा? ट्राई हैलाइड। ओके, फिर लैंथेनॉइड के अंदर हमने पानी मिला दिया, तो मेटल्स के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोक्साइड कौन सा बनेगा? ट्राई हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ओके, हाँ भाई, ये वाली रिएक्शन कि लैंथेनॉइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये थोड़ी रटनी पड़ेगी कि लैंथेनॉइड की जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो यहाँ पे कार्बाइड बनता है। और कार्बाइड कौन सा बनता है? LnC2, ये कार्बाइड बनता है। आप मुझे बता सकते हो ये कार्बाइड किसके जैसा है? कैल्शियम जैसा है। आपने ऑर्गेनिक में कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा होगा, CaCO2 पढ़ा था, एसिडिलिन की प्रिपरेशन। आप अगर पानी मिला दो तो एसिडिलिन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे लैंथेनॉइड में कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे जो कार्बाइड बन रहा है ना वो कुछ कैल्शियम कार्बाइड जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्बाइड LnC3 नहीं बनता। कि कुछ बच्चे सोचेंगे सर लैंथेनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो LnC3 बन जाएगा।
नहीं LnC3 नहीं बनता, LnC2 बनता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर लैंथेनोइड्स की रिएक्शन कराती नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, नाइट्राइट। ओके, अब यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा है LnN क्यों, क्योंकि लैंथेनोइड की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 और नाइट्रेट की भी क्या है -3, तो +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल मॉलिक्यूल हो जाएगा LnN। फिर लैंथेनोइड के अंदर मिला दिया सल्फर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फाइड, और सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा Ln2S3। और लैंथेनोइड को जला देंगे, हवा के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड Ln2O3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस दे रखी है वो कोई टफ नहीं है, लेकिन एक बार इनको अपन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस जो है उनका कंसेप्ट मेटल जैसा ही है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने इनकी रिएक्टिविटीज की बातें कर ली, इनकी रिएक्शंस की बातें कर ली। अब आप आ जाइए नीचे वाले पैराग्राफ में। ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसके जस्ट नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ बोर्ड के हिसाब से और जेई के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड और जेई दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनोइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। कि लैंथेनोइड्स का जो बहुत ज्यादा जो है ना, जो यूज है वो कहां पे, इनका बहुत ज्यादा यूज है अलॉय वाले स्टील बनाने में। ठीक है, अलॉय वाले स्टील बनाने के लिए काम आता है, और इनके अलॉय वाले जो स्टील होते हैं वो किस में काम आते हैं, ठीक है, प्लेट्स एंड पाइप्स बनाने के लिए। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब इसके आगे वाली बात, तो ये बहुत ज्यादा काम की, इसको अंडरलाइन करना। अ वेल नॉन अलॉय, लैंथेनोइड का एक बहुत जानने वाला पहचानने वाला जो अलॉय है वो कौन सा है, मिश मेटल। A well-known alloy is mish metal, which consists of lanthanoid metal 95%. कि मिश मेटल जो है ना वो एक अलॉय है, और उस अलॉय के अंदर लैंथेनोइड कितने हैं, 95% है, और उसके अंदर आयरन होता है 5%। ओके, और बाकी थोड़े थोड़े सल्फर होते हैं, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है और एल्यूमिनियम होता है। तो थोड़े थोड़े में जो है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है कि मिश मेटल एक अलॉय है, और उसमें मुख्य रूप से कौन है, लैंथेनोइड से कितने, 95%, और इसमें आयरन होता है कितना, 5%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिश मेटल ध्यान रखना, मिश मेटल बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिश मेटल इज द अलॉय ऑफ द लैंथेनोइड्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिश मेटल काम कहां पे आते हैं। अ गुड डील of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint। कि मतलब कि मिश मेटल जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, तो मिश मेटल काम आते हैं मैग्नीशियम के साथ मिक्सिंग करके, मैग्नीशियम के अलॉय के साथ मिक्सिंग करके हम इससे बुलेट्स बनाते हैं, शेल बनाते हैं और लाइटर फ्लिंट बनाते हैं। बुलेट्स तो पता ही है, शेल भी पता ही है। शेल पता है ना आपको, हिंदी में कहते हैं शेल को कवच बनाने के लिए, राजा महाराजों के कवच होते हैं ना, ठीक है। ओके, जो युद्ध में जो कवच होते थे तो पहले वैसे कवच बनाने के लिए। ओके, लाइटर फ्लिंट पता है, लाइटर फ्लिंट मतलब कि लाइटर फ्लिंट एक पत्थर है, लाइटर फ्लिंट एक पत्थर है स्पार्किंग करने के लिए। स्पार्किंग वाले जो पत्थर बनाने होते हैं ना वो मिश मेटल से बनाए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं लाइटर फ्लिंट। ठीक है, फ्लिंट मतलब पत्थर और लाइटर मतलब बिल्कुल स्पार्किंग वाला पत्थर। तो अगर स्पार्किंग वाले अगर आपको पत्थर चाहिए स्टोन बनाने, तो वो स्टोन स्पार्किंग वाले किससे बनाए जाते हैं, मिश मेटल से बनाए जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ द लैंथेनोइड्स आर एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। आपने कभी पेट्रोलियम क्रैकिंग पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक में क्रैकिंग पढ़ी होगी, पायरोलाइसिस पढ़ा होगा, पढ़ा था। बड़े बड़े जो एल्केन होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे एल्केन बनाए जाते हैं, क्योंकि छोटे एल्केन की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। उनको पेट्रोल के अंदर डाला जाता है तो पेट्रोल की नॉकिंग क्या हो जाए, कम हो जाए, इंजन में नॉकिंग कम हो जाए, इंजन की लाइफ टाइम बढ़ जाए। याद आया कि पहले टेल मिलाते थे, टेल टेट्रा इथाइल लेड, जिससे लोगों की याददाश्त शक्ति जाने लग गई थी, लोग सठियाने लग गए थे। ओके, लोग सठियाने लग गए थे। फिर लोगों ने, डॉक्टरों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा 20 का जवान अभी सठिया रहा है, तेल हमारे किसी काम का नहीं है। ओके,
तो फिर उन्होंने टेल को बंद कर दिया, सरकार ने टेल पे बैन लगा दिया। तो फिर देखा कि ना पेट्रोल को कैसे स्मूथली बंद करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। तो फिर लोगों ने छोटे छोटे एल्केन यूज करना शुरू करा, और छोटे छोटे एल्केन से नॉकिंग काफी कम हो जाती है, पेट्रोल स्मूथली बंद होता है, इंजन की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अब जो अपन को नेचर से बातचीत नहीं, अपन को जो नेचर से जो एल्केन मिलते हैं ना, वो बड़े बड़े एल्केन मिलते हैं, लॉन्ग चेन एल्केन मिलते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो उनको गर्म करके छोटे छोटे एल्केन में कन्वर्ट करा जाता है, बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में तोड़ा जाता है। अब छोटे एल्केन में कैसे तोड़ा जाता है, वहां पे पैडोलिसिस करा जाता है, खूब उनको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करके उनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे एल्केन बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। ओके, क्रैकिंग कहते हैं। अब क्रैकिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैंथेनोइड की ऑक्साइड यूज करते हैं। कि लैंथेनोइड की ऑक्साइड जो होता है ना, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो क्रैकिंग को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ द लैंथेनोइड्स आर एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग। ओके, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक में लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक में छुपा सकते हैं ये बात। सम इंडिविजुअल लैंथेनोइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ फॉस्फोर्स इन टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस। कहीं पे अगर ना फ्लोरेसिंग वाली सरफेस बनानी है, फॉस्फोरस वाली स्क्रीन बनानी है टेलीविजन में, तो वहां पे लैंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स यूज करे जाते हैं। ओके, तो ये कुछ यूजेस इन्होंने दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज कौन सा है, मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल क्या होता है, एक अलॉय है, ये मेटल नहीं है, ये एक अलॉय है। और किसका अलॉय है, लैंथेनोइड्स का। इसमें मुख्य रूप से लैंथेनोइड्स कितने होते हैं, 95%, और इसमें आयरन कितना होता है, 5%। ओके, तो ये हमारे लैंथेनोइड्स हो गए कंप्लीट, सिंपल। ओके, डी ब्लॉक से तो काफी आसान है कि नहीं है, काफी आसान है। अब आ जाइए एक्टिनोइड्स। दुनिया में एक्टिनोइड्स आए हैं लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। दुनिया में एक्टिनोइड्स क्यों आए हैं, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। अब आप देखो, सबसे खतरनाक बात आपको, मतलब कि यहाँ पे एक्टिनोइड्स में मतलब कि जो खतरनाक जो बात दिखेगी ना, एक्टिनोइड का पहला एलिमेंट कौन सा है, अरे थोडियम। अब थोडियम जो है, जो TH है, जो थोडियम है, सुनना, जो थोडियम है वो 5F सीरीज का, एक्टिनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट है। तो आप पहले एलिमेंट हो, थोड़ी तो समझ करो, थोड़ी तो आप समझ करो, पहले एलिमेंट हो आप 5F सीरीज के, आप पहले एलिमेंट हो, ठीक है, थोड़ी तो मर्यादा रखो। आप अपने 5F में इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हो, आप 5F सीरीज के पहले एलिमेंट हो, और आपका 5F क्या है, 0। आप देखो ये टेबल देखो, ये थोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, थोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 62 and 7s2, 62 7s2 होना क्या चाहिए, 5F1 61 7s2 होना चाहिए, ठीक है, पहला एलिमेंट है। आप तो बच्चों की जान लेने बैठे हो, ठीक है, जो बच्चे मतलब कि बिल्कुल जो पढ़ाई करते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं, आप उनको भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब कि ये तो बात तो वही हो गई कि भले कोई पढ़ाई भी कर ले, उसका भी कुछ होने वाला तो नहीं है कि भाई आपने कॉन्फ़िगरेशन ही अपना ऐसा कर दिया है कि भाई आप पहले एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे जो सीडियम था वो पहला एलिमेंट था, ठीक है, लैंथेनोइड्स का, वो 4F1 तो था ना, तो आप अगर थोडियम हो, आप पहले एलिमेंट हो, तो 5F1 तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 62 7s2 होता है। तो ये काम की बात है, अंडरलाइन कर दो, ये मेंस वाले पूछ लेंगे कि थोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो बेचारा जो भोला वाला बच्चा होगा वो तो फंस जाएगा। आपको पहला ऑप्शन ही वहां पे वो ऐसा डाल देंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5F1 61 7s2, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये टेबल नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल वाला कंसेप्ट लगाएगा, ठीक है, तो वो सोचेगा थोडियम है, पहला एलिमेंट है, तो ये 5F सीरीज का तो पहला एलिमेंट है, तो ये 5F1 तो होगा ना, तो बाकी के ऑप्शन में 5F में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये 5F1 है, यही होगा, वो टिक कर देगा। फिर उसको बच्चों को पता चलेगा ये तो NCERT में ये बात दे रखी है, तो 62 7s2 है, ठीक है। तो वो जोश में कर तो लेगा, लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि थोडियम जो होता है वो 5F1 61 7s2 नहीं होता, ये 62 7s2 होता है। ओके, आज तक वैसे एग्जाम में आया नहीं है, और एडवांस में तो ये नहीं पूछा जाएगा,
एडवांस में ये नहीं पूछेंगे, एडवांस वाले ऐसी फालतू बातें नहीं पूछते, ठीक है। उनको कंसेप्ट ही पूछने होते हैं, वैसे कॉन्फ़िगरेशन वाली बातें नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन में तो इतने अपवाद है, इतने वेरिएशन है, बच्चे किन किन को याद रखेंगे। और हमने भी कोई स्पेसिफाई करे नहीं है, एडवांस वालों ने खुद ने भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम ये पूछेंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन रट के आना, ठीक है। इसलिए एडवांस वाले ये नहीं पूछेंगे, लेकिन मेंस वालों का भरोसा नहीं है, ठीक है। वो तो कहते हैं कि हम तो एडवांस से भी ऊपर है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए वो पूछ लेंगे। तो थोड़ियम ध्यान रखना 62:7 होता है। ओके, तो ये एक्टिनोइड्स भी बहुत छोटे ही हैं, ठीक है। इनको एक बार आप रीड कर लेना। अब आप एक काम करना, डी एंड एफ ब्लॉक की जो शीट आपको मिली है ना, उसको कंप्लीट आप लगा दो। ओके, नेक्स्ट टाइम क्लास रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्लास होगी परसों। कल शायद मैं नहीं लूंगा, अगर कल लूंगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगा पहले, ठीक है। वरना तो मैं परसों तो आपकी क्लास लूंगा ही लूंगा, रात को 7 to 9, ठीक है। उसमें अपन ये जो एफ ब्लॉक थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कर लेंगे, और फिर डी एंड एफ ब्लॉक की शीट कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो उससे अपना डी एंड एफ ब्लॉक परमानेंटली पूरा हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी भी हो गई, डिस्कशन भी हो गई, ओके। और एक और बात सुन लो, आखिरी एक बात, कि कुछ बच्चे जो होंगे, कुछ बच्चे क्या ज्यादातर बच्चे होंगे, ये जो मैंने जो डी ब्लॉक पढ़ाया है, ठीक है, उसमें इतने वेरिएशन देखे कुछ बच्चे इस चैप्टर को शायद छोड़ देंगे, कुछ बच्चे छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे छोड़ेंगे सिर्फ इतने वेरिएशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही। मैं आपको कहूंगा कि आप छोड़ना मत, ठीक है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना वेरिएशन लगता है तो उसको मत बल्ले पढ़ो, ठीक है। आपको लगता है ये चैप्टर तो मुझे पूरा आता ही नहीं है, तो मैं फालतू इतनी बातें क्यों पढ़ूं? नहीं, आप छोड़िए मत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक बार पढ़ा रहा हूं तो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में, किसी एग्जाम में, जैसे मान लो किसी नीट एग्जाम में आ गया तो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको वेरिएशन लगता है कोई बात नहीं, वो छोड़ दो। आप दो ही एक्सेप्शन याद रखो, क्रोमियम और कॉपर का, जो आपने 11th में पढ़ा था, हाफ एन स्टेबिलिटी, फुल फिल स्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट जो बातें बताई हैं, इंपॉर्टेंट जो ना रिएक्शंस बताई हैं, इंपॉर्टेंट कॉपर की बातें बताई हैं, कोबाल्ट +3 की बातें बताई हैं, इनको आप जरूर रिवाइज करो, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये माना कि नई चीजें हैं, लेकिन आप बार बार इनको पढ़ोगे ना तो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे सॉल्ट एनालिसिस में, कोऑर्डिनेशन में बहुत काम आएगी। तो अगर आपने डी ब्लॉक में, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा लूज हो गया, आपने छोड़ दिया, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो आप कोऑर्डिनेशन में, सॉल्ट एनालिसिस में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए डी ब्लॉक में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ठीक है, जो अपनी तरफ से मैंने लाइनें टिक कराई हैं, पीडीएफ जो आपको मिली है उसमें भी सब कुछ यही लिखा हुआ है, तो उनको आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। और आप शीट करोगे, ठीक है, शीट करोगे डी एंड एफ ब्लॉक की। इसके बाद 15 दिन बाद और आपको डी एंड एफ ब्लॉक की शीट देंगे, मेंस हो जाएगा, फर्स्ट मेंस हो जाएगा, उसके बाद वापस एक शीट मिलेगी, ठीक है। तो अपन डी एंड एफ ब्लॉक पे लगभग 500 सवाल कर लेंगे, 500 सवाल कर लेंगे, 800 सवाल कर लेंगे, तो उससे इतनी बातें आपको दिमाग में फिट हो जाएगी, याद हो जाएगी। लेकिन आप पढ़िए जरूर, आप उसको छोड़ना मत, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।